हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो कि बेस्ड है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन पर। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल जो है जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, जो पैटर्न होता है, जो फॉर्मेट होता है, ठीक है, तो उस तरह के हर वैरायटी के क्वेश्चंस इसमें हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आइए करके एक एक करके जो है कि क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सेक्शन ए, बेसिकली आपका जो एग्जामिनेशन होता है, तो एग्ज़ाम का जो पेपर होता है सीबीएसई बोर्ड का, तो बेसिकली जो है इसमें 3 सेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन ए जो होता है 1 मार्क्स का होता है, यानी कि सारे क्वेश्चन उसमें 1 मार्क्स के होते हैं। उसी तरह से सेक्शन बी में, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो सब 3 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन वेटेज होगा, हर एक क्वेश्चन का वेटेज होगा। उसी तरह से सेक्शन सी जो होगा, ठीक है, वो 5 मार्क्स का होगा। क्लियर। तो चलिए, सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ये सब जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो सेक्शन ए में फर्स्ट वैरायटी जो आती है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन दिया है तो उसके 4 करेक्ट ऑप्शन, मतलब 4 अल्टरनेटिव्स दिए होंगे, जिसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा तो उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इन एन एक्सेलरेटेड मोशन। फर्स्ट ऑप्शन है इसका, इट्स स्पीड कीप्स चेंजिंग। सेकेंड, इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस। इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ। अ फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट। तो देखिए इसमें क्या है, नॉट करेक्ट। तो देखिए बेसिकली क्या है कि अगर एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है तो उसकी स्पीड में चेंज हो सकता है। भाई वेलोसिटी क्या है, विदाउट डायरेक्शन हम लेते हैं तो वो स्पीड मतलब कि उसकी मैग्नीट्यूड में तो चेंज हो सकता है ना। इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस मतलब कि उसकी वेलोसिटी जो है क्या हो सकती है, चेंज होगी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। तो ये भी करेक्ट है। इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ, भाई हमेशा अर्थ से दूर होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आप मानोगे। हालांकि ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट होगा, ठीक है, चूंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ही चूज करना था तो सी ऑप्शन जो है हम इसको करेक्ट मानेंगे। यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट करेक्ट है। क्लियर। उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन। फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट ऑप्शन, always act on the same body. Second part, always act on different bodies in opposite direction. Third part है have same magnitude and direction. Fourth, act on either body at normal to each other. तो देखिए भाई एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हमेशा क्या होते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं तो क्या होगा कि वो 2 डिफरेंट बॉडीज़ पे काम करते हैं। क्योंकि अगर एक ही बॉडीज़ पे काम कर रहे होते तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते, कैंसिल आउट करके, मतलब जो है उसके अंदर उस बैलेंस कर देते और उस बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, अ गोल कीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल। दिस enables द गोल कीपर टू, ए ऑप्शन है exert large force on the ball, बी reduce the force exerted by the ball on the hands, सी increase the rate of change of momentum, डी decrease the rate of change of momentum। चलिए इसमें देखो क्या होता है कि फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। तो एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। तो अगर ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू अगर क्या है, कांस्टेंट है, इसमें अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसमें अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इस मतलब इसको अगर हम इंक्रीज करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तभी ये दोनों का प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, तो जो गोलकीपर है, ठीक है,
गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट, यानी कि उसको रोकने के बाद से, बॉल शॉट को रोकने के बाद उसको अपने हाथ को पीछे की तरफ लाता है, वो इसलिए ताकि वो टाइम जो है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। यानी कि इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट और इम्पल्स। ठीक है, तो जो उस पर इम्पैक्ट लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, उसको वो रिड्यूस करने का, इसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करता है, इंक्रीज करता है। कह रहा है टू रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन हैंड्स, यानी कि हाथ पे जो बॉल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए यूज करता है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट। भाई देखो इनर्शिया क्या है, डेफिनेशन, ठीक है, हमने पहले बता रखा है लेक्चर्स में कि इनर्शिया क्या होती है। इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी रेजिस्ट टू चेंज इन इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन और रेस्ट, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर कोई भी चेंज अगर हो रहा है तो उसको रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की, वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, तो उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। तो इसमें क्या है, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज स्पीड। क्या स्पीड इंक्रीज करता है, बिल्कुल नहीं, रोकने का काम करेगा। टू डिक्रीज स्पीड, बिल्कुल नहीं करेगा। नेक्स्ट, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, यानी स्टेट ऑफ मोशन में कोई भी चेंज अगर हो रहा है तो उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। और लास्ट ऑप्शन है टू डिक्सलेट ड्यू टू द फ्रिक्शन, यानी कि इसमें सी ऑप्शन जो है आपका मोस्ट एक्यूरेट है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। क्लियर, एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन, बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 मिनट लगेंगे, इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद से आता है नेक्स्ट वैरायटी क्वेश्चन की है असर्शन रीजन टाइप का। असर्शन रीजन बेसिकली होता क्या, पहले ये जान लो आप लोग। असर्शन बेसिकली क्या होगा, एक स्टेटमेंट दिया होगा, जैसे कि आपको डायरेक्शन दे रखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज गिवन एंड करनी, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। बल्कि ये शीट जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर दूंगा, जिससे आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, नहीं अवेलेबल है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इसमें 4 पार्ट दिए हैं, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि इन चारों में से कोई एक चूज करना होगा अल्टरनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन और रीजन क्या होता है ये चीज़ पहले जान लें। असर्शन क्या होता है, एक तरह का स्टेटमेंट होता है। कैसा स्टेटमेंट होता है, एक स्टेटमेंट होगा और उस स्टेटमेंट को आपको ये पहले देखना होगा कि वो स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, ठीक है। अगर वो करेक्ट है फिर उसके बाद से रीज़न, दूसरा लाइन जो आपको दी होगी वो रीज़न होगी। तो रीज़न भी आपको देखना है कि रीज़न का स्टेटमेंट क्या फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग होल्ड कर रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि वो अपने आप में ट्रू है, यानी करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। तो 2 चीज़ें हमें चेक करनी है, पहला असर्शन का स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है अपने आप में, रीज़न अपने आप में करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, यानी कि रीज़न वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। तो 2 चीज़ें चूज़ करने के बाद अब क्या होगा कि जो रीज़न होगा वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यही सब, इसी के बेसिस पर जो है हम क्या करते हैं, ये जो ऑप्शंस हैं उनको हम चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बिल्कुल, देखिए क्या है कि रॉकेट जो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर ही तो वर्क करता है। कि भाई क्या होता है कि जब रॉकेट लॉन्च होता है लॉन्चिंग पैड पर, तो क्या होता है कि उसके जो मतलब फ्यूल्स की वजह से जो एग्जॉस्ट होता है, ठीक है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स लगाता है उसी का रिएक्शन उसको मिलता है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम, अपवर्ड डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम जो है हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि इक्वल होगा, ठीक है, जिसकी वजह से टोटल चेंज जो है हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये स्टेटमेंट हमारा जो है क्या है, अपने आप में करेक्ट है। रीज़न क्या कह रहा है, फॉर अ बॉडी टू बॉडीज, फॉर 2 बॉडी सिस्टम व्हेन देयर इज अ चेंज
In momentum of one body, the same change occurs in the momentum of the second body, but in opposite direction. भाई देखो क्या है, किसी भी बॉडी पर अगर आप फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। भाई देखो सिंपल सा फंडा है कि अगर मान लो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे डेल्टा, डेल्टा इसको क्या पढ़ते हैं, डेल्टा, ठीक है, ये क्या डिनोट करता है, चेंज का सिंबल होता है। सिंबल किसका होता है, चेंज का सिंबल होता है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम, और ये क्या है, मोमेंटम, पी से जो है मोमेंटम को डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, एफ एक्सटर्नल, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो यहाँ पे क्या है, ये जीरो है, तो मतलब क्या होगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होगा, मतलब डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो। कब हो सकता है इस केस में, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू जीरो, मतलब पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल, मतलब क्या होगा, देखो फॉर टू बॉडी सिस्टम, दो बॉडीज का सिस्टम है, सेम चेंज अकर इन द मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अकर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, रीजन भी करेक्ट है, ठीक। अब देखेंगे रीजन क्या असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो फिफ्थ का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर, पढ़ना नीचे असर्शन रीजन है और आंसर जो आपको देना है वो डायरेक्शंस में जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से चूज करके देना है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, असर्शन, देखिए भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। अ बॉडी इज मोमेंटरली एट रेस्ट व्हेन इट रिवर्सेस द डायरेक्शन, ये असर्शन है। रीजन क्या दिया है, अ बॉडी कैन नॉट हैव एक्सीलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इज जीरो एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। चलिए देखते हैं इसको। देखो कह रहा है एक बॉडी है, जैसे मान लो एक बॉडी ए है, इसकी जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी है कुछ v, इस पर एक्सीलरेशन, मतलब इसको ये इधर की तरफ मूव कर रहा था तो उसको एक पर्सन पीछे की तरफ खींच रहा होगा, मतलब कि इस डायरेक्शन में इस पर एक्सीलरेशन काम कर रहा है, ठीक है। जब ये बॉडी मूव करके इस पोजीशन पर पहुंच जाएगी, मान लो इस पोजीशन पर पहुंचने के बाद से इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, लेकिन एक्सीलरेशन अभी भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। तो देखो अ बॉडी इज मोमेंटरी एट रेस्ट व्हेन इट रिवर्सेस द डायरेक्शन। तो जब ये डायरेक्शन रिवर्स, अब क्या होगा कि जब इस, जैसे मान लो कार चल रही है या कोई बॉडी साइकिल है चल रही है, ठीक है, आप उसको क्या कर रहे हो, पीछे से खींच रहे हो, पीछे से खींच रहे हो, तो क्या होगा, वो आगे चलेगी, कुछ देर बाद जाने के बाद से वो रुकेगी, फिर उसके बाद से आप पीछे की तरफ खींच पाओगे। तो जिस केस में यहाँ पर रुक रही है, मतलब वेलोसिटी उसकी जीरो हो रही है, उस पॉइंट पर क्या होगा, उसके पास कुछ एक्सीलरेशन है। अभी क्या है, तो आगे कह रहा है बॉडी मोमेंटरी एट रेस्ट व्हेन इट रिवर्सेस द डायरेक्शन, यानी कि जब रिवर्स कर रही है अपना डायरेक्शन, तो उस केस में क्या है, वो रेस्ट में होती है उस पोजीशन पर, ठीक। तो असर्शन ट्रू है। उसके बाद से क्या है, अ बॉडी कैन नॉट हैव एक्सीलरेशन इफ द वेलोसिटी इज जीरो एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। भाई जाहिर सी बात है, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो उस केस में क्या होगा, अ बॉडी कैन नॉट हैव एक्सीलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इज जीरो एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो क्या बॉडी के पास एक्सीलरेशन नहीं होगा, बोलो भाई, क्या बॉडी के पास एक्सीलरेशन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अभी यहीं पे देख लो एग्जांपल, वेलोसिटी जीरो, एक्सीलरेशन है कि नहीं है। उसी तरह से कोई बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो उसके पास क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसके पास कुछ वेलोसिटी होती नहीं है, बिल्कुल वेलोसिटी जीरो जाती है, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन काम करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, देखो असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। देखो चार डायरेक्शन में से चार ऑप्शन कौन से करेक्ट हैं, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 6 क्वेश्चन आपका ऐसे निकल गए।
इसके बाद से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग, सॉरी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका है स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक लाइन या एक स्टेटमेंट आपको देना होगा या वन वर्ड में आंसर देना होगा, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अ बॉडी इज continues its state of rest or motion until and unless when there is a no external force is applied on it, यानी कि उस पर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो अपनी बॉडी जो बॉडी है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेगी, ठीक है। तो ये सीधा सीधा आपको उसका लॉज बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ मैन जम्प्स आउट फ्रॉम अ बोट द बोट मूव्स बैकवर्ड बाई। एक पर्सन है जब बोट से जंप करता है, ठीक है, आगे की तरफ, जैसे आप ही हो आगे की तरफ जंप कर रहे हो, ठीक है, तो बोट जो है वो पीछे की तरफ मूव करती है। ऐसा क्यों होता है? तो जाहिर सी बात है कि जब बोट पर आप आगे की तरफ जंप करना होता है तो आप क्या करते हो कि आप अपने पैर से यानी कि पीछे की तरफ बोट पर क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है। उस फोर्स के अगेंस्ट बोट आपको रिएक्शन देती है और उस रिएक्शन से आप आगे की तरफ जंप कर पाते हो, ठीक है। तो यानी कि जो आपने एक्शन दिया है बोट को, वो एक्शन फोर्स क्या करेगा, उस बोट को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने का काम करेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कहाँ थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, इफ मैन जम्प्स आउट फ्रॉम अ बोट द बोट मूव्स बैकवर्ड बाई, ठीक है, बिकॉज द एक्शन फोर्स the force acted by the person या man on the boat moved the boat in backward direction and due to that reaction force the man able to jump in forward direction. Clear? Question number 9, why do athletes run some distance before jumping? भाई जाहिर सी बात है जंप करने से पहले कुछ डिस्टेंस पीछे की तरफ वो क्यों मूव करता है, ठीक है। तो पीछे की तरफ कुछ डिस्टेंस मूव करने के पीछे उसका लॉजिक क्या होता है? भाई देखो, आपको भी अगर लॉन्ग जंप करना होता है, ठीक है, स्कूल में आपके मान लो कि लॉन्ग जंप कंपटीशन हो रहा है, तो आप क्या करोगे, खूब दूर से दौड़ते हुए आओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको जंप करना है, लेकिन क्या होगा जब दूर से आप दौड़ते हुए आओगे तो आपके पास क्या होगा, कुछ इनिशियल मोमेंटम होगा, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम होने का मतलब आपके पास क्या है, चेंज मोमेंटम का जैसे होगा। तो जब ज़्यादा चेंज मोमेंटम में होगा यानी कि आपकी बॉडी पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो जब आपकी बॉडी पर फोर्स ज़्यादा लगेगा तो आप क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है जंप कर सकते हो, लॉन्ग रेंज तक जंप कर सकते हो, ठीक है। तो इसी वजह से जो एथलीट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जंप करने से पहले कुछ डिस्टेंस पीछे की तरफ से दौड़ते हैं यानी कि मूव करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो बेसिकली टू गेन क्या रहा, वाई डू एथलीट्स रन सम डिस्टेंस बिफोर जंपिंग। तो इसका आंसर सीधे सीधे एक लाइन में आप लिखोगे, टू गेन मोमेंटम, ठीक है, इट हेल्प्स इन जंपिंग द लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, लार्ज रेंज, ठीक है, व्हाटएवर जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। क्लियर? चलिए, तो आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, एक नंबर में बहुत सारे वैरायटी हैं क्वेश्चन के, ठीक है। फर्स्ट क्या हो गया, एमसीक्यू टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेकंड क्या होगा, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन, थर्ड आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन। इसके बाद से नेक्स्ट वैरायटी है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में बचपन से सीखते आए हो, ठीक है, कि एक लाइन दी हो गई, स्टेटमेंट हो गया, बीच से कुछ वर्ड्स मिसिंग होंगे, वही फिल करना होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं। व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर्स आर जर्क्ड। एक कार है, रन कर रही है और अचानक से रोक दिया गया, तो पैसेंजर्स क्या किधर की तरफ जर्क होगा, उसको झटका किधर की तरफ लगेगा। आप कार में बैठे हो, बस में बैठे हो, ठीक है, तो क्या होगा कि अचानक से ब्रेक अप्लाई कर दिया तो आप किधर गिरते हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सिंपल सा फंडा है। क्यों गिरते हो, क्योंकि इनर्शिया काम करती है। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आपकी बॉडी जो है क्या होगी कि मोशन में कर रही होगी, यानी कि अचानक से, भाई कार भी मोशन में है, आपकी बॉडी भी मोशन है, ठीक है। तो ये तो इनर्शिया है, उसकी प्रॉपर्टी है, वो मोशन ही कर रही हैं, मोशन कर रही हैं तो मोशन में ही रहेंगे, मूवमेंट रहेगा। लेकिन अचानक से कार को रोक दिया गया तो आपका लोअर पार्ट यानी कि आपके बॉडी का जो लोअर हिस्सा पार्ट है वो कार के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है। तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होने की वजह से लोअर पार्ट तो रेस्ट में आ गया तुरंत, लेकिन अपर पार्ट क्या है, अभी भी मोशन में है। तो आप आगे की तरफ जंप करो, मतलब आगे की तरफ जर्क करोगे, आगे की तरफ गिरोगे, ठीक है। तो इसका आंसर इसमें क्या फिल करोगे, क्वेश्चन नंबर क्या है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप फिल करोगे फॉरवर्ड
डायरेक्शन, क्या फिल करोगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, इफ देयर आर सेवरल फोर्सेज ऑन एन ऑब्जेक्ट इट्स एक्सीलरेशन डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड डैश फोर्स। ठीक है भाई, देखो बहुत सारा फोर्स किसी भी बॉडी पे लग रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि बहुत सारे जब फोर्स उस बॉडी पे लग रहे हैं तो क्या होगा कि जो फोर्स है, सॉरी एक्सीलरेशन है, वो डिपेंड करेगा मास पे और नेट फोर्स पर। ठीक है भाई, कुछ फोर्स उसको खींचने का काम कर रहे होंगे, कुछ फोर्स उसको पुश करने का काम कर रहे होंगे, तो टोटल जो फोर्स है यानी कि नेट एक्टिंग फोर्स जो उस पर होगा, ठीक है, नेट अप्लाइड फोर्स जो होगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे भाई, जो कम करने मतलब जो उसको खींचने के पुल करने का काम कर रहा होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, जो पुश करने वाला फोर्स है उसमें से माइनस करेंगे भाई, उसके इफेक्ट को कम करेगा ना। तो यहाँ पे क्या हम आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 11 में आप फिल करोगे चेंज इन क्या था, एक सेकेंड, हाँ, इफ देयर आर सेवरल फोर्सेज ऑन एन ऑब्जेक्ट इट्स एक्सीलरेशन डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड द नेट अप्लाइड फोर्स, नेट अप्लाइड फोर्स, ध्यान रखना ये नेट वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो फोर्स उसको या नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स कह सकते हो। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 12 भी fill in the blanks है। Change in velocity of an object is proportional to the change in velocity of an object is directly proportional to rate of change। देखो rate of change of linear momentum is directly proportional to force applied होता है, ठीक है, तो linear momentum की अगर हम बात करें तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ठीक, यहाँ पे डेल्टा P का लिख सकते हो m v, मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी, डेल्टा टी भाई मोमेंटम क्या होता है, टोटल मोशन कंटेंट इन अ बॉडी को मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मास को बाहर ले लोगे तो क्या जाएगा, मास कांस्टेंट है तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो क्या जाएगा, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मतलब इससे क्या समझ में आया, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज किस पर डिपेंड करता है, किसी भी बॉडी में वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज डिपेंड करेगा फोर्स अप्लाइड पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें आप क्या फिल करोगे, फोर्स। ठीक है, 12 क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद से नेक्स्ट वेराइटी है क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इट इज़ ईजियर टू स्टार्ट मोशन इन अ लाइटर बॉडी देन अ हैवियर बॉडी, ट्रू है कि फॉल्स है, सोचो भाई, हल्की बॉडी है तो उसको पुश करना यानी उसको जो मूव कराना इजी होगा, या हैवी बॉडी है उसको मूव कराना इजी है, सिंपल सा फंडा है भाई, जाहिर सी बात है मतलब लाइटर बॉडी है यानी कि अगर लाइटर बॉडी है हल्की होगी तो जाहिर सी बात है हल्की और हैवी दोनों पर सेम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, सेम फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा कि जो लाइटर होगा उसका मास कम है तो उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा हो जाएगा, और जो हैवियर बॉडी है उसका मास ज़्यादा है मतलब कि उस पर एक्सीलरेशन कम होगा, एक्सीलरेशन कम होगा इसका मतलब वेलोसिटी कम होगी, मतलब मूवमेंट कम होगा, मोशन कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो लाइटर बॉडी है उसका क्या होगा, मास कम होने की वजह से उसकी एक्सीलरेशन ज़्यादा हो जाएगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगा, वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा होगा, मतलब कि वो उसको ईजिली मूव कर पाएंगे, जल्दी से वो मूव कर जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका ट्रू है। थर्टीन आपका जो है क्या है, ट्रू है। इसी तरह से 14 को देख लो। द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड, भाई देखो ये कह रहे हैं मास इनटू वेलोसिटी क्या है, इनर्शिया। अब बताओ भाई, देखो सीधा सीधा फंडा जान लो, इनर्शिया क्या है, इट इज़ नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। ठीक है, बेसिकली ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसको हम मेज़र नहीं कर सकते, बट किसी भी बॉडी के अंदर इनर्शिया कितना होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, ये चीज़ हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये चीज़ डिसाइड करते हैं उस बॉडी के मास से हम डिसाइड ज़रूर करते हैं, लेकिन इनर्शिया की ये हम यूनिट ये नहीं मान लेंगे कि मास ही उसकी यूनिट हो जाएगी।
ठीक है। तो इनर्शिया जो होती है वो क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ध्यान रखना ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी नहीं मतलब उसको हम मेज़र नहीं कर सकते। हाँ कम है ज़्यादा है ये हम बता सकते हैं। किस पर डिपेंड करेगा, यानी कि उसके मास पे। अगर मास ज़्यादा है तो हम कहेंगे इनर्शिया ज़्यादा होगी, मास कम है तो इनर्शिया कम होगी, लेकिन कितना होगी ये चीज़ हम नहीं बता सकते, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, इसलिए उसके लिए कोई फार्मूला होल्ड नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। पहली बात तो ये क्या होता है, ये होता है आपका मोमेंटम। क्या होता है, मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक, तो द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो आपने क्या देखा, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, ये सारे जो 14 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए, ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, मुश्किल से 1 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन का जो है इस पर टाइम नहीं लगता है। थोड़ा सा आपको सोचने में ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो मान के चलो कि अगर 14 क्वेश्चन है तो आपका 15 to 20 मिनट्स में ये क्वेश्चंस हो जाना चाहिए, कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेक्शन भी हम करते हैं। इसको रफ कर रहे हैं आप लोग, नोट कर लेना। चलो भाई, सेक्शन बी। सेक्शन बी का जो वेटेज है, थ्री मार्क्स के क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी विगरसली शेक इट्स ब्रांच। भाई देखो, कोई एक पेड़ है, उसके ब्रांचेस को जल्दी से बहुत तेज़ी से आप हिलाते हो, विग्रसली मानी बहुत तेज़ी से उसको हिलाते हो, तो उसकी पत्तियां क्या होती हैं, टूट के गिरने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है, आपने पत्तियों को तो टच नहीं किया, पत्तियों को तो मूव नहीं कराया, पत्तियों को तो हिलाया नहीं। ठीक है, आपने तो किसको हिलाया, ट्रीज़ को के जो मतलब ब्रांचेज हैं, जो उसकी शाखाएं हैं, ठीक है, उसको आपने हिलाया। ठीक है, लेकिन पत्तियां अलग हो गई, टूट के गिर गई। ऐसा क्यों होता है भाई, देखो क्या होगा, इनिशियली जो है पत्तियां भी रेस्ट में थी, और जो उसकी मतलब लीव्स हैं वो भी रेस्ट में थी, और जो उसकी टहनी थी, डाली थी, ब्रांच थी, ठीक है, वो भी क्या थी, रेस्ट में थी। जब रेस्ट में दोनों थी, आपने फोर्स किस पे लगाया, ब्रांच पे। तो ब्रांच पे जब आपने फोर्स लगाया तो ब्रांचेस तो मोशन में आ गया। ठीक है, तो भाई ब्रांचेस जब मोशन में आ गए, और पत्ती जो, जैसे मान लो ये पत्ती है, उसकी लीव्स हैं, ठीक है, हमने क्या किया, वो इस पर ऐसे डिटैच मतलब अटैच थी, हमने इसको ऐसे ऐसे मूव किया, मूव करने के साथ ये तो हमारा मूव होने लगा, लेकिन ये क्या होगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से अपनी पोजीशन पर थी। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जब वो अपनी पोजीशन पर ही रह गई, ठीक है, तो क्या होगा, ये चीज़ तो आगे मूव कर गई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, टूट जाएंगी। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर आप क्या लिखोगे, क्या था क्वेश्चन, हाँ, वाई सम ऑफ द, तो यहाँ से आप सीधे लिखोगे भाई, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है 2 पार्ट है इसमें। ठीक है, 1.5 मार्क्स का वेटेज है, तो इसमें पूरा का पूरा स्टेटमेंट आप लिखोगे, सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच्ड फ्रॉम द ट्री इफ वी विग्रसली शेक इट्स ब्रांचेज। ठीक है, बिकॉज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट द लीव्स टेंड्स टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, एंड जो लीव्स हैं वो रेस्ट कंडीशन में रहना पसंद करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिखोगे, एंड ब्रांचेस कम इन मोशन, आगे इसमें ऐड कर दोगे, एंड द ब्रांचेस कम्स इन मोशन। ठीक है, दैट्स वाई द लीव्स गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द ट्री और ब्रांचेस। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, एक्सप्लेन वाई इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होस विच एग्जेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ हाई वेलोसिटी। जब बहुत हाई वेलोसिटी पर बहुत तेज़ी से, हॉस देखा है, ठीक है, सीधा सीधा जैसे कि आपने देखा होगा कि कहीं आग लग गई, ठीक है, फायर ब्रिगेड की जो टीम आती है तो उसमें बहुत बड़े बड़े होस होते हैं, पाइप होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं होस। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जब उसको होल्ड करते हैं, तो जब पानी उसमें से निकल रहा होता है आगे की तरफ, तो उसको होल्ड करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत कठिनाई होती है। मतलब कि क्यों होती है कि वो पीछे की तरफ मूव करने लगता है, उसको रोकना होता है।
ठीक है। तो फायरमैन के लिए होल्ड करना डिफिकल्ट टास्क होता है, सबके लिए होगा भाई, सिंपल सी बात है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखो क्या होगा कि जब लार्ज वेलोसिटी से हाई वेलोसिटी से आगे की तरफ वाटर मूव कर रही है, तो आगे की तरफ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, मतलब आगे की तरफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट, और उसकी क्या होगा, वाटर का कुछ मास होगा, तो मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम, तो आगे की तरफ कुछ मोमेंटम में चेंज हो रहा है, तो आगे की तरफ मोमेंटम में चेंज, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होगा? न्यूटन सेकेंड लॉ भाई, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आगे की तरफ जब मूव कर रहा है, तो आगे की तरफ मूव कर रहा है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज फोर्स, तो आगे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब वहीं न्यूटन का थर्ड लॉ भी अप्लाई हो जाएगा भाई, जब आगे की तरफ फोर्स लग रहा है यानी कि एक्शन आगे की तरफ, वाटर आगे की तरफ एक्शन लगा रहा है, तो उस पर क्या होगा? पीछे की तरफ हॉज पर जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या मिलेगा? रिएक्शन मिलेगा। तो उस रिएक्शन फोर्स की वजह से वो पीछे की तरफ मूव करता है, इस वजह से उसको होल्ड करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होज which ejects large amount of water at high velocity because large amount of water is in forward direction, exert a force in forward direction, and due to this force there is a reaction force in backward direction. क्लियर? बस इतनी चीज़ें आपको लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, चलो क्वेश्चन नंबर 16 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये भी आपका 3 मार्क्स का है। स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ और ध्यान रखना कि उसी तरह से आपको सॉल्व करने हैं। इसमें क्या दे रखा है? फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द इनिशियल रिक्वायरिंग वेलोसिटी ऑफ राइफल। रिक्वायरिंग वेलोसिटी क्या होती है? पीछे की तरफ, जैसे आप राइफल से फायर होती है तो क्या होगा कि जो बुलेट होती है वो आगे की तरफ जाती है, तो राइफल जो है पीछे की तरफ मूव करती है। इसी वजह से जब भी हम फायरिंग करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा आर्मी को या मतलब जो है जो भी आर्मी है, तो वो फायरिंग जब करती है राइफल से, तो वो क्या होती है, वो ज़्यादातर अपने बॉडी का या शोल्डर का सपोर्ट ले लेती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है देखते हैं। तो उसमें क्या होगा कि उसकी बॉडी, उनकी जो बॉडी होगी वो भी क्या होगी, राइफल के मास में अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से रिक्वायरिंग स्पीड जो है कम हो जाती है, मतलब मोमेंटम में चेंज कम होता है, यानी कि उसको चोट नहीं लगती है, यानी कि राइफल बैकवर्ड नहीं तो वो क्या होगा, पीछे की तरफ झटक के किनारे कर देगा। ठीक, चलो देखते हैं। क्रैप फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, राइफल का मास कितना है, इसको हम कैपिटल M मास ऑफ राइफल कर लें, तो मास ऑफ राइफल हमारा है 4 kg। बुलेट ऑफ मास, तो मास ऑफ बुलेट इज इक्वल टू, बुलेट का मास आपका दिया है 50 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 0.05 kg। kg में कन्वर्ट करोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे। और क्या दे रखा है, विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ किसका, बुलेट का है 35 मीटर पर सेकेंड। देखो अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले थोड़ा सा इसको हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये बुलेट है। होगा क्या, जब ये बुलेट UR वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, तो उस केस में इस डायरेक्शन में रिक्वायरिंग स्पीड, यानी कि इनिशियल रिक्वायरिंग स्पीड ऑफ राइफल URR, ठीक है, इनिशियल रिक्वायरिंग स्पीड ऑफ राइफल, इसको हम क्या कहेंगे, रिक्वायरिंग स्पीड ऑफ राइफल। ठीक है, तो रिक्वायरिंग स्पीड हमें निकालनी है। इसका मास हमने ले रखा है mr और इसका मास हमने ले रखा है, ये सॉरी इसका मास ऑफ बुलेट और ये मास ऑफ राइफल। तो क्या होगा कि जितना मोमेंटम में चेंज फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, उतना ही मोमेंटम बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा।
ठीक है, तो सीधा सीधा फंडा है, इसमें हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या होगा, मास ऑफ राइफल इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रिकॉइलिंग वेलोसिटी भी हम कह सकते हैं, ऑफ राइफल इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये कैलकुलेट करना है, तो URR रिकॉइलिंग स्पीड ऑफ राइफल इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ बुलेट इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ राइफल। सॉल्व करा, इसमें वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं करना है। मास ऑफ बुलेट कितना है 0.05, वेलोसिटी कितनी है 35, राइफल का मास कितना 4 kg। सॉल्व कर लीजिए, 35 5 जा 175, तो 175 इसको हम लिख सकते हैं 175, और 2 प्लेस के बाद डेसिमल, तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दिया अपॉन 4। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, यानी कि पॉइंट यहाँ लगा तो यहाँ पे 0.44 जा 16, 1 बचेगा, वर्ड 15 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 4 7 जा 28, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, ये क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आंसर आ गया इसका। रिक्वायरिंग इनिशियल रिक्वायरिंग स्पीड ऑफ किसका, राइफल इज इक्वल टू 0.4375 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर होगा। बिल्कुल इसी तरह से आप लिखोगे एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट सेक्शन सी, 5 नंबर का वेटेज है, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स उनका वेटेज होगा। नेक्स्ट क्या है, सेक्शन सी 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। कह रहा है 8000 kg engine pulls a train of 5 wagon each of 2000 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and track offers a friction force of 5,000, then calculate net accelerating force and second acceleration of the train। चलिए, ये आपका इंजन है, ठीक है, इसमें जो है आपके वैगन्स अटैच्ड हैं, हाउ मेनी 5 वैगन्स, 1 2 3 सब अटैच्ड है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये ट्रैक पर मूव कर रहा है। इसमें आपको दे रखा है क्या, इसका मास है 8000 kg और इसका मास है 2000 kg, इसका भी 2000 kg, इसका भी 2000 kg, इसका भी 2000 kg और ये भी 2000 kg।
तो देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, मास ऑफ इंजन, ये आपका इंजन है, इंजन, ठीक है। तो मास ऑफ इंजन इज इक्वल टू 8000 kg, मास ऑफ वन वैगन इज इक्वल टू 2000 kg, total number of wagons is equal to 5, total mass of 5 wagon is equal to 5 into 2000 is equal to 10,000 kg. Total mass of the train, total mass of the train, mass of the engine plus mass of wagon क्या जाएगा, 8000 plus 10,000 that is equal to 18,000 kg। इतनी चीज़ें तो आपके पास गिवन है। अगला क्या दे रखा है, हाँ, ये जो इंजन है वो कितना फोर्स लगा रहा है, इंजन इनको खींचने के लिए इस पूरी ट्रेन को फोर्स लगा रहा है F इज इक्वल टू 40,000 न्यूटन। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है, ये जो ट्रैक है आपका, ये जो रेलवे का ट्रैक है, ये ट्रैक जो है कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो इसको इधर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। किस फोर्स से, F इज इक्वल टू 5 या F रेजिस्टेंस मान लो 5000 न्यूटन से। तो पूछा जा रहा है आपसे कि नेट फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स क्या जाएगा, फर्स्ट पार्ट है आपका F नेट, नेट फोर्स हो जाएगा फोर्स exerted बाई इंजन माइनस रेजिस्टिव फोर्स exerted बाई ट्रैक, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस कर लोगे, क्या जाएगा 40,000 माइनस 5,000 दैट विल बी इक्वल टू 35,000 न्यूटन। तो 35,000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्लियर। सेकेंड पार्ट इसका पूछा जा रहा है, द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन, बी पार्ट है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, नेट फोर्स F नेट हमने लिख लिया अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स इसका क्या है 35,000, नेट फोर्स कितना काम कर रहा है 35,000, तो 35,000 न्यूटन डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है पूरे ट्रेन का 18,000 kg। तो 18,000 0 कैंसिल, क्या जाएगा 35/18 डिवाइड कर लो, 18 1 जा 18 बचेगा 17, पॉइंट लगाओगे तो 170 हो जाएगा, और 18 9 जा कितना होता है 162। तो 18 9 जा 162, बचेगा कितना 8, 80 हो जाएगा, 18 4 जा 72, ठीक है, अगेन 8, फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा 72, 8 बचेगा 80, 18 4 जा मतलब 1.944 इस तरह से आता चला जाएगा। तो इसको हम राउंड फिगर में लिख सकते हैं 1.94 क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी इस तरह से ये कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। इस तरह से अगर आप आंसर लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको डायग्रामेटिकली सोचो, ठीक है, उसका सिचुएशन सोचने की कोशिश करो कि रियल लाइफ में वो कैसा दिख रहा होगा, कैसा हो रहा होगा। जैसे अभी हमने ट्रेन की बात की थी, तो ट्रेन कैसे चल रहा होगा, एक इंजन होगा, उसके पीछे जो है बहुत सारे 5 वैगन्स होंगे और ये उनको मूव कराने का काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये भी देख लेते हैं, रफ करें इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 18। Using the second law of motion, derive the relation between force and acceleration. A bullet of 10 gram strikes a sandbag at a speed of 10 to the power 3 meter per second. देखो भाई, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यूजिंग द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सीलरेशन। अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम स्ट्राइक्स अ सैंड बैग एट अ स्पीड ऑफ 10 to the power 3 meter per second and gets embedded after traveling 5 centimeter. Calculate the resistive force exerted by the sand on the bullet. अच्छा क्वेश्चन है। और सेकेंड पार्ट इसका भी पूछा जा रहा है कि टाइम टेकन बाय द बुलेट टू कम टू रेस्ट। तो देखो सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। मान लो ये सैंड बैग है, क्या है, ये सैंड बैग है, सैंड बैग। और क्या चीज़ है, यूजिंग ड्राइव रिलेशन। अच्छा, इससे पहले आपका जो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ड्राइव करना था। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज़ करके आपको फोर्स और एक्सेलरेशन में रिलेशन ड्राइव करना था। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसको हम लोग बाद में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। लॉ ऑफ मोशन, rate of change of linear momentum is directly proportional to applied force। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अप्लाइड फोर्स के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू के टाइम्स फोर्स। यहाँ पे के की वैल्यू होती है 1, तो क्या जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, डेल्टा पी मतलब इसको हम लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर्स। मास तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा किसी भी बॉडी का। तो जब मास कांस्टेंट है तो मास को बाहर ले लेंगे, तो एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर्स। इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। रिलेशन क्या बन के आ गया, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन। क्लियर, तो ये रिलेशन आपका बन के आ गया कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। क्लियर है, चलिए ठीक है, तो ये पार्ट हो गया आपका। उसके बाद से सेकेंड पार्ट में दो चीज़ें दी गई हैं, इसको रफ करें। सेकेंड पार्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 18 का सेकेंड पार्ट अगर हम देखें, सेकेंड पार्ट इसमें फर्स्ट है। सबसे पहले क्या क्या गिवन है सेकेंड पार्ट के लिए डेटा हमारे पास। अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम, यानी कि मास ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 10 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 0.01 kg। स्ट्राइक्स अ सैंड बैग, तो सैंड बैग हम बना लेते हैं। जैसे ये मान लो ये सैंड बैग है, ठीक है, ये क्या है, सैंड बैग है। इसमें जैसे ही बुलेट यहाँ पर इम्बेड हो रही थी, यहाँ पर आकर के जैसे ही बुलेट टकराई, तो उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी दे रखा है स्ट्राइक्स एट अ स्पीड ऑफ 10 to the power 3, यानी कि इसको हम मान लें u इज इक्वल टू 10 to the power -3 मीटर पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी से वो इस पर आकर के टकराई। तो टकराने के बाद ये कुछ डिस्टेंस मूव की होगी और यहाँ पर जाकर के बुलेट जो है आपका रुक गई होगी। यहाँ पर बुलेट जो है रुक गई होगी। आगे क्या कह रहा है, इम्बेडेड आफ्टर ट्रैवलिंग 5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद यहाँ पर रुक गई है। यहाँ पे इम्बेडेड है, वहाँ पे धसी हुई है। तो यहाँ पे जब रुक गई होगी तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई होगी वो
0 हो गई होगी इस पोजीशन पर। कैलकुलेट द रेजिस्टिव फोर्स बाय द सैंड ऑन द बुलेट। ठीक है, तो रेजिस्टिव फोर्स के लिए सबसे पहले हमें एक्सीलरेशन मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट है इसका रेजिस्टिव फोर्स। तो इससे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लें, एक्सीलरेशन। हमको पता है रेजिस्टिव फोर्स कैलकुलेट करना है, तो हम इसी पार्ट में एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, क्योंकि आगे भी सेकेंड पार्ट में भी एक्सीलरेशन की रिक्वायरमेंट है। तो क्या जाएगा, आगे कहते हैं हाँ रेजिस्टिव फोर्स। तो देखो क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s इज इक्वल टू 2as, या लिख सकते हो 2a इज इक्वल टू s। a को इधर ट्रांसफर कर लो तो क्या जाएगा, a इज इक्वल टू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू कितनी है, u क्या था, इसको चाहो तो ऐसे लिख लो 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हो। एक मिनट, ये मास दे रखा, हाँ ये दे रखा है आपका 10 टू द पावर माइनस 3 है, सॉरी 10 टू द पावर 3 दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर 2s की वैल्यू कितना 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से s इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, यह आ जाएगा माइनस 10 टू द पावर 6 अपॉन 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ये 10 पावर माइनस 1 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा 10 टू द पावर 6 इंटू 10। यह आ जाएगा एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आ गया रेजिस्टिव एक्सीलरेशन। ठीक है, इसी एक्सीलरेशन से ये इसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा। इस डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन लग रहा है रेजिस्टिव एक्सीलरेशन ये है 10 टू द पावर 7। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट पार्ट रेजिस्टिव फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना है 10 टू द पावर माइनस 2, एक्सीलरेशन कितना है 10 टू द पावर 7। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे आपका 10 पावर माइनस 2 इंटू 10 पावर 7, तो यह आ जाएगा क्या 10 टू द पावर 5 न्यूटन। ये फोर्स आ गया। सेकेंड पार्ट पूछा जा रहा है इसी में, टाइम टेकन द बाय द बुलेट टू कम टू रेस्ट। तो देखो इसके लिए फार्मूला यूज कर लेंगे क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 यूज हो जाएगा। तो यहाँ से t इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। v की वैल्यू कितनी है 0, माइनस u कितना है, हाउ मच u 10 टू द पावर 3। एक्सीलरेशन कितना है, हाउ मच एक्सीलरेशन 10 टू द पावर 7। एक्सीलरेशन है 10 टू द पावर 7। चूंकि यहाँ पे डी एक्सीलरेशन हो रहा है तो यहाँ पे माइनस साइन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10 टू द पावर 3 माइनस 10 टू द पावर 7, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस 3 करोगे तो क्या जाएगा माइनस 4 सेकेंड। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा 10 टू द पावर माइनस 4 सेकेंड। तो टाइम आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा टाइम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4 सेकेंड। ये आपका एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर ये आपका है। क्लियर? दैट्स ऑल। आई थिंक सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। ठीक, हाँ ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्यूशन इसके नोट कर लेना। ठीक है, इन केस अगर आपको हो सकता है कि अगर मैंने पहले रफ कर दिया हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके, स्लो मोशन में करके आप देख सकते हो, जिससे जो है आप आराम से नोट भी कर पाओ।
या पॉज करके आप जो है स्क्रीन पर देख करके पॉज करके आप जो है नोट कर लेना। इसके सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं अपने आप में, और बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई के जितने किसी भी स्कूल में आप हो, ठीक है। तो सब जगह जो पैटर्न होगा क्वेश्चंस का बिल्कुल यही पैटर्न होगा, यही फॉर्मेट होगा, इसी डिज़ाइन के क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं।